अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि सेशन का यूँ समझ लें कि एंड है, तो आखिरी मरतबे कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो लगातार बताते रहने के बावजूद आपने उन पर अमल नहीं किया और ग्रोस लेवल की मिस्टेक्स की हैं पेपर्स में। वो देख लें, अच्छी तरह से समझ लें कि वो क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले डिक्शन या इमला की गलतियां हैं। उर्दू में कहे तो इमला कहा जाएगा, अंग्रेज़ी में कहें तो डिक्शन कहा जाएगा। स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स तो रिकरेंट होती हैं, वो तो हर वक्त हम वक्त वारिद हो रही होती हैं। A lot of guys don't know even the basics of spellings. कहाँ पे डबल आर आना है, कहाँ पे क्यू के आगे यू ई आना है, कहाँ पे नहीं आना, ई कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये मुश्किल नहीं होता। अब बेटा आप इस साइड पे हो जाओ, दरमियान में हो जाए ताकि वो बच्चे सामने देख सके। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन में आपको मैंने 14 पंक्चुएशंस पढ़ाई थी। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स क्या होता है, कॉमा क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी क्या होती है, हाइफन क्या होती है, डैश क्या होती है, कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है, एलिप्सिस क्या होता है, ओब्लीक क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई हुई हैं, बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स फुल स्टॉप की आई हैं। एक ही पॉइंट है, पीरियड भी कहते हैं उसको, पॉइंट भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं उसको। बहुत ज़्यादा उसकी मिस्टेक्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि साइज के एतबार से ये फुल स्टॉप या पीरियड्स या पॉइंट, साइज के एतबार से इट्स सो स्मॉल बट इट्स इंपॉर्टेंस इज सो ग्रैंडियर। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल होता है ये। इसकी अगर आप गलती फरमाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इबहाम है उसमें। और जैसे ही कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, वो सेंटेंस दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो अजीब व गरीब मानी पैदा हो जाएगा उसमें। समझ आ रही है? इसकी मिसाल मैंने आपको कामा की शक्ल में समझाई थी कि जब कहा जाता है सिट डाउन स्टैंड वाली शक्ल में, या उठो मत बैठो, बल्कि उर्दू में ज़्यादा वो बेहतर होता है। आपने पहले कोमा लगा दिया तो मानी बदल गया, बाद में लगा दिया तो फिर एक दूसरा मानी निकल के सामने आ गया। तो फुल स्टॉप, सबसे पहले तो इसको देख लें कि इंग्लिश में फुल स्टॉप सिर्फ एक पॉइंट होता है। उर्दू का फुल स्टॉप ऐसे लिखा जाता है, एक जर्क देकर, एक झटका देकर लिखा जाता है। अपनी बनावट के एतबार से ये इस तरह का नजर आता है उर्दू वाला। ये अच्छी तरह से ज़हन में रख लें कि ये जैसे जुमला खत्म हुआ तो आपने झटका देके इसको मुकम्मल किया, एक जर्क देके, तो वो आपका फुल स्टॉप हो गया, सकता हो गया। इंग्लिश वाला फुल स्टॉप ऐसे लिखा जाता है। नंबर 1, पंक्चुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी जो कैपिटलाइजेशन है, कि सेंटेंस की शुरुआत करनी है। उर्दू में हमारे यहाँ ये चीज़ मौजूद नहीं है। यानी उर्दू में हमारे यहाँ चूँकि हिजे या हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा जो होते हैं वो स्मॉल और कैपिटल या ब्लॉक नहीं होते, वो एक ही जैसे होते हैं। इंग्लिश में बहरहाल हमारे पास स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब जब होते हैं तो ये रूल है कि जैसे ही आप सेंटेंस की इब्तदा करेंगे तो आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और सेंटेंस के इख्तिताम या उसके एंड पर आप स्पेस दिए बगैर साथ में आखिरी वर्ड के आखिरी हर्फ के साथ जोड़कर फुल स्टॉप डालेंगे और स्पेस उसके बाद आप देंगे
और फिर नया सेंटेंस शुरू करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि मैंने अखबारात में, मैंने किताबों में टाइपिंग की मिस्टेक है या कंपोजिंग की है या डिक्शन की है या राइटर की है, ये ज़ेर बहस नहीं है, किसी की भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है जी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है कि फुल स्टॉप स्पेस देने के बाद लिखी जाती है, उसके बाद एक और स्पेस दिया जाता है और बसा औक़ात वो भी नहीं दिया जाता, उधर से ही एक नया जुमला शुरू कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ चूँकि एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह से होता है कि आप जब पेपर दे रहे होते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी जजमेंट नहीं होती। पूरी पर्सनैलिटी में तो आपके सैकड़ों पहलू होते हैं ना, जिनकी इवैल्यूएशन, जिनकी असेसमेंट, वो फॉर्मेटिव हो या समेटिव हो, साल के एंड पे पता होना होता है कि बच्चा पंक्चुअल है, रेगुलर है, डिसिप्लिन कैसा है, एथिकली कैसा है, उसकी 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है, वो किस लेवल पे है, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी में होती हैं। और जाहिर है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ती है तो एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड स्टडी का एनालिसिस निकल के सामने आता है और हर इंसान दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये कंपटीशन, सबकत ले जाना, ये बढ़ोतरी के लिए लाजमी है, लेकिन मैं इसको कोई आइडियल तरीका नहीं समझता, इसलिए कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई इंसान भी कुंद ज़हन या स्टूपिड जिसको कहते हैं, नालायक नहीं होता, बिल्कुल किसी को कोई समझ ना आए। हर इंसान के पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस होती है, जहानत होती है, और उसके बाद वो अपनी दिलचस्पी का कोई मजमून इख्तियार करता है, उसमें वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो बेसिक्स हैं और जिनमें कॉमन सेंस चाहिए होती है, उनमें अहलियान ज़बान गलती को बर्दाश्त नहीं करते। यानी कहने को तो एक फुल स्टॉप है, आप कहेंगे एक डॉट ही तो है, नहीं, इससे मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क वाक़ई हो जाता है। सकता है, कौमा है, उठो मत बैठो वाली मिसाल आपके सामने है। तो इमला में उर्दू का इमला हो या अंग्रेज़ी के डिक्शन हो, यानी किस तरह से आप अल्फाज को पिरोएंगे, उसे एक कॉन्टेक्स्ट वजूद में आता है। और मॉर्फोलॉजिकली यानी अल्फाज एक दूसरे के साथ सिंटैक्टिक मैनर से जुड़ते चले जाते हैं, तो एक सिमेंटिक्स यानी मानी वजूद में आता है, और वो मानी जो पहले डिस्पर्स्ड मुंतशिर था, वो सुकड़ के कॉन्टेक्चुअली एक ही मानी देता है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने फुल स्टॉप यूज़ किया तो ये तो सेंटेंस अपनी बनावट के एतबार से बन गया। अब इसमें ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें आती हैं कि आपने स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इंग्लिश का है उसको आपने फॉलो किया या नहीं किया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारी उर्दू में ऐसे नहीं होता। हमारी उर्दू में कैसे होता है, फाइल, मफूल और फिर फेल आता है। अली ने अमजद को मारा, तो अली फाइल हो गया, अमजद मफूल हो गया और मारा फेल। इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। यानी ये अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो ये SOV होता है। इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वजूद में आता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आप उसके लिए सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके लिए प्लूरल ही यूज करना है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। नाउन और प्रोनाउन होगा, उसके लिए वर्ब आप उसी तरह से यूज करेंगे। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में बताता रहा हूं मैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। So you would use a verb which almost always agrees to them. अभी almost मैं क्यों कह रहा हूँ कि बसा औकात एक केस ऐसा आता है कि जिसको आप कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। वो ज़रिए वैसे नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको हम मौखर कर देते हैं। अब SVO के मुताबिक आपने सेंटेंस पूरा लिखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा है, और सेंटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है,
वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में मोस्ट क्रूशल कौन सा होता है? वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस की जो ग्रामेटिकल, जो कॉम्प्लेक्स, जो स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन है उसके मुताबिक एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर सेंटेंस बना डालते हैं। यही चीज क्लॉज में भी होती है। क्लॉज और सेंटेंस बिल्कुल एक ही चीज होती है। क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज होती है, लेकिन क्लॉज को क्लॉज क्यों कहा जाता है? कि वो सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के अंदर पिरोया हुआ एक सेंटेंस होता है। ये बात समझ आ रही है? आवाज नहीं आ रही? समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है? अब आगे बढ़े। कॉमा कहां पे यूज करना है आपने? जहां पे आप ठहरते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये आपका फर्ज है कि आप रोजाना काम करें, तो मैं कहां पे ठहरा? फर्ज है पे ठहरा हूं ना? कॉमा आ गया वहां पे। लेकिन ये जो उर्दू का होता है कि अमूमन इसके साथ हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते, और अंग्रेजी का जो दैट होता है उसके साथ भी हम नहीं करते, बाज़ हालात में करना पड़ता है। तो कॉमा की सिंपल तारीफ क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है कि जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे वहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, वरना फिर आपने सुना होगा रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में, कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, उसमें कारी साहिब आपको यही बताते हैं ना कि अगर आप जहाँ पे जज़म है, जहाँ पे सकता है, जहाँ पे किफ़ लिखा होता है यानी रुक जा, वहाँ पर नहीं रुकेंगे तो मानी बदल जाएंगे। यही बताते हैं ना आपको। यहाँ भी ऐसी होती है, इसलिए कि कुरान मजीद भी असल में अदब का एक शहपारा है। अल्लाह ताला के यहाँ से जिस अदब का, जिस लिटरेचर का सदूर हुआ है वो अपनी आला तरीन शक्ल में है। दुनिया की कोई भी सिन्फ सुखन उससे मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान मजीद शायरी नहीं है, लेकिन शायरी के तमाम औसाफ, बल्कि उससे ऊपर उठ के तमाम वो औसाफ जो शायरी में भी नहीं है वो कुरान मजीद में है। कुरान मजीद मुसज्जा मुकफ़ा किस्म की हमारे यहाँ जो नसर होती है, जिसमें शायराना उसलूब होता है, उससे भी ऊपर की चीज़ है। न नसर है न शायरी है। नसर और शायरी की यानी प्रोज एंड पोइट्री की तमाम खुसूसियात इसमें पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उससे बहुत बुलंद है। तो ये चीज़ें पंक्चुएशन की अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे, इनको समझेंगे नहीं, तो सामने जो बैठा है ना एग्जामिनर चेक करने वाला, पेपर आपका, इज नॉट अ रोबोट, इज नॉट अ मशीन। वो देखेगा कि कैसे मैंने एक एक चीज़ को, एक एक हर्फ को, एक एक पॉइंट को चेक करना है। वो भी हमारे ही जैसा ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट के लिए हज़ारों पहलू होते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही पहलू को ज़ेर बहस लाया जाता है। सिर्फ राइटिंग के बेस पर बच्चे को नंबर्स दिए जाते हैं। नहीं देखा जाता कि बच्चे का डिसिप्लिन कैसा है, बच्चे की पंक्चुअलिटी कैसी है, बच्चा कितना रेगुलर है, बच्चे का एटायर क्या है, बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बच्चा किस तरह की इंटेलिजेंस रखता है, एप्टीट्यूड, मिलान, रुझान रखता है, किस तरह की जहानत रखता है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है, इनमें से कोई चीज़, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हार्ड स्किल्स क्या है बच्चे की, बहुत सी और भी पहलू हैं, इनमें से कोई चीज़ नहीं देखी जाती। सिर्फ राइटिंग के बेस पर बच्चे को नंबर दिए जाते हैं, और कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ रह जाते हैं, ये सब चलता रहता है। अब एग्जामिनर के सामने आपकी कोई चीज़ नहीं जाएगी सिवाय वो चीज़ जो आप लिख के उसको भेज देंगे। आसान ही फार्मूला बताता हूँ, इससे आसान फार्मूला हो नहीं सकता, और वो ये है पेपर सॉल्व करने का, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। कि पेपर ऐसे लिखो कि जैसे एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं, आप लिख के समझा रहे हैं उसको कुछ भी नहीं पता। तो जाहिर है मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं जॉइनिंग राइटिंग में तो नहीं लिख रहा, अलग अलग लेटर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ बड़े करके किताब, पीछे बच्चों जो बैठे हुए हैं उनको भी नजर आ जाए, ऐसा ही है ना। आप भी ऐसे ही करें, खुश खत लिखें, हैंड राइटिंग आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप सफाई सुथराई से लिखेंगे, आप मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज योर पेपर। अब इसमें आपके अगर हाशिए लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगे हुए तो आप चारों तरफ हाशिए ड्रॉ करेंगे।
ताकि पेपर आपका अट्रैक्टिव हो जाए। इसलिए कि एस्थेटिक्स या खूबसूरती या जमालियात बहरहाल इंसान का एक बहुत बड़ा खासा है। यही वजह है कि हम लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, हम सिर्फ अकल पर नहीं चल रहे होते, हम खूबसूरती पर भी चल रहे होते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी पेपर की, तो एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन आपका पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऑल ऑफ यू मस्ट नो। कहा जाता है ना कि पहली मर्तबे जो आपका एक इंप्रेशन पड़ जाता है, वही यानी एक राय बन जाती है आपके बारे में, तासुर पैदा हो जाता है आपके बारे में। ये बच्चा, पहले 2 सवाल चेक किए, अगर तो सही लिखे हुए थे तो एग्जामिनर साहब जो हैं उनका एक इंप्रेशन। अच्छा, मैं कुछ हकायक आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम पेपर्स चेक करने वाले, ये सुन लो, आप जिस ज़माने में तालीम हासिल कर रहे हैं, पैथेटिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो 3rd क्लास का 3rd क्लास है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मार्किंग मैकेनिज्म है वो 3rd क्लास के 3rd क्लास का 3rd क्लास है। हमारे यहाँ जितने भी पेपर्स चेक किए जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मुस्तस्नियात हर जगह पे पाई जाती हैं, अच्छे लोग होते हैं, फर्ज शनास लोग भी हुआ करते हैं, लेकिन अक्सर असातिज़ा ही वहाँ पे पेपर चेक कर रहे होते हैं और उनके पेश नज़र ये नहीं होता कि बच्चे का बहुत ही क्रेडिबिलिटी से, बहुत ही इंटेग्रिटी से, बहुत ही एक्विटी से, जस्टिस को, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए बच्चे के नंबर देने हैं या उसके काटने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे पेश नज़र ये होता है कि एक पेपर के 40 या 50 रुपए मिल रहे हैं हमें, दिन को कितने पेपर चेक करने, कितने पैसे बनाने हैं। समझ आ रही मेरी बात? अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक बंदा ये सोच के गया हुआ है कि मैंने पैसे बनाने हैं पेपर चेक करके, आपके एक एक हर्फ को क्लास टीचर की तरह, सब्जेक्ट टीचर की तरह वो चेक नहीं करेगा। और बाय द वे, एक एक हर्फ को, एक एक वर्ड को चेक करना हर हालत में मुमकिन भी नहीं हुआ करता। समझ आ रही है ना? और इस तरह के हालात में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। वहाँ पे फ़ौरन फैसला देना होता है, टिक या क्रॉस। उससे ऊपर एक मुसीबत ये है कि आप उसकी री इवेल्युएशन नहीं करवा सकते, जस्ट काउंटिंग करवा सकते हैं। दैट्स वाई आई से कि 3rd क्लास के 3rd क्लास का 3rd क्लास। अब इस 3rd क्लास सिस्टम से आपने 1st क्लास बन के कैसे निकलना है, ये वजह है मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। वरना ये बातें आपसे करने वाली है नहीं। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? इस मुल्क में अगर आपने सर्वाइव करना है, तो अगर अमेरिका में 1st डिवीजन लेने वाला बच्चे को 1 गुना मेहनत करनी होगी, तो पाकिस्तान में 1st डिवीजन लेने वाले बच्चे को 10 गुना मेहनत करनी होगी उसके बाद भी। क्योंकि यहाँ पे बदउनवानी, यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, यहाँ पे सिफारिश, यहाँ पे रिश्वत, ये सब होता है ना, असुल और रसूख, ज़राए का इस्तेमाल, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। इस सिस्टम में से कैसे आप निकल के आएंगे? इवन 1st डिवीजन लेकर भी कैसे निकल के आएंगे? ये वजह है कि मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं, खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कहिए, कि आपको वैसे भी कंपटीशन आजकल बहुत सख्त है। 25 सीटें मोटरवे पुलिस की आती हैं भर्तियों की, और 3000 एप्लीकेशन जाती है। अब उनमें से 2975 सीटें हर हाल में वो जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने रिजेक्ट होना है, होना ही नहीं होना। चूंकि कितनी सीटें हैं टोटल जो ऑक्यूपाई होनी है? 25 हैं। 2975 लोगों ने हर हाल में रिजेक्ट होना है। नाउ दिस इज योर डिसीजन दैट यू वांट टू फॉल इन 25 सीट्स, 25 कैंडिडेट्स, और यू वांट टू फॉल एंड लैग बिहाइंड इन 2975। इट्स योर डिसीजन। क्या करेंगे आप इस मुल्क में, मुझे बताएं। आपकी इन्फ्लेशन, ये मैं किस पहलू से बात कर रहा हूँ, एक आमियाना सा पहलू है। यानी तालीम, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा भी देती है, इज्जत भी देती है, सुकून भी देती है, कामयाबी भी देती है, राहत भी देती है, सब कुछ देती है। तालीम का पैसे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ करता, इल्म का। ताहम इसी इल्म को यूटिलाइज करते हुए, इसी इल्म, फ़न और हुनर और स्किल्स और नॉलेज की बेस पर हम कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जाहिर है ये इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। अब मुझे बताएं, अगर
आपको इन बेसिक्स का भी पता नहीं होगा, 9th में भी आके क्या करेंगे आप? आगे जाके क्या करेंगे? ऐसे का कंपटीशन होता है, आपके दीगर फ़नून लतीफ़ा के कंपटीशन होते हैं आपके। आप कंपनी में चले जाते हैं किसी जॉब के लिए, आप बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस आज वो बिजनेस नहीं रहा जो पहले ज़मानों में हुआ करता था। आज आपको कंसाइनमेंट उठाना है चाइना से, शिपिंग करवानी है उसकी, बाहर की दुनिया से आपने ताल्लुकात बनाने हैं, उनको बिजनेस ईमेल्स टाइप करनी है। लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। आपको बेसिक्स का अगर इल्म ही नहीं होगा, आपको अगर स्पीकिंग नहीं आती होगी, आपको बेसिक चीज़ों का राइटिंग नहीं आती होगी आपको, तो आपको जॉब कैसे मिलनी है? यानी ये पेड़ जो साथ लगा हुआ है, बहरहाल हम इंसानों के साथ ये मसला है। हम इंसानों का मसला कार्ल मार्क्स ने भी सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हद ये है कि उससे भी सुलझ नहीं सका, वहाँ भी कत्ल वारत ही हुई है। ये मसला इंसान का सबसे बड़ा मसला है कि पेड़ तो साथ है। सुबह मुझे एक बच्चा कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात सुन के, मेरी क्लास का बच्चा है, और चूँकि बच्चों को मेरी आदत का पता है कि मैं सच बोलने पे कभी भी कुछ नहीं कहता। मैंने कल क्यों नहीं आए थे, बल्कि 2 दिन नहीं आया, कहता सर दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा बेटा जी आप क्या समझते हो कि मुझे दिल कर रहा था आने का स्कूल में? कहता सर क्या पता। मैंने कहा नहीं कर रहा था। ये शॉपकीपर्स जो आपके हैं, अगर ये पेड़ साथ ना लगा हुआ हो तो शौक से इंसान 1-2 दिन ही काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। शौक से इंसान वॉक कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, मुलाजमत या बिजनेस या कारोबार नहीं करता। तो अगर ये पेड़ साथ ना लगा हुआ हो, हमने 6ठी क्लास में एक जुमला पढ़ा था, हमारे साथी ने हमें समझाया भी था, मुझे आज तक याद है, और वो जुमला ये था कि इंसान बुनियादी तौर पे काहिल और सुस्त वाक़ई हुआ है। ऐसे ही है, यानी अगर ये पेड़ साथ ना लगा हुआ हो, आपको जॉब ना करनी हो, पैसा अगर आपको ना चाहिए हो, तो ये सारे के सारे बाजार, गलियां, शाराएं आपको बिल्कुल सुनसान नजर आए। लोग घरों में लेट रहे हों, पड़े हुए हों, सो रहे हों, बैठे हुए हों, एंजॉय कर रहे हों, गपशप कर रहे हों, बाजार आपको सुनसान नजर आए। ये भी अल्लाह ताला की एक देन है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस मुशक्क़त में सरगर्दा करने के लिए भेज दिया है। तो अब आपने क्या करना है? आपने मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनना है, नहीं बनना? आपकी गुफ्तगू से मालूम होना चाहिए ना कि एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, माशाअल्लाह। लोग तारीफ़ करें कि कितने अच्छे वालिदैन हैं बच्चे की, कितनी अच्छी तरबियत हुई है, इसके असातिज़ा कितने अच्छे, बच्चा कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें करनी है। अब एग्जामिनर ये सारी चीज़ें नहीं देखेगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि ये आपने कैसे लिख के उसके पास भेज दिया है। अगर आपकी राइटिंग इम्प्रूव्ड नहीं है, अगर आपकी कैलीग्राफी, अगर आपकी खत्ताती अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये समझ लो कि ही इज़ नॉट अ रोबोट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। वो इंप्रेशन लेगा, पहले 2-3 सवालात चेक करने के बाद अगर तो वो सवालात सही हुए तो उसने अब बनाने हैं पैसे, टिक करते जाना है। एन मुमकिन है साहिब घर से नाराज हो और मूड अच्छा ना हो तो क्रॉस भी लग सकता है। किसकी बेस पर? इस इंप्रेशन की बेस पर। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, फिर बता दूं, अक्सर बदकिस्मती से, इसलिए कि असातिज़ा की तनख्वाहें और सैलरीज भी उस तरह से नहीं होती इतनी ज़्यादा कि यानी वो बोथ हैंड्स को मीट कर सके। एनीवेज, ये आपके मसाइल हैं कि आपको इन बेसिक्स के बारे में इल्म नहीं होता। कॉमा पता चल गया, कॉलन। सबसे बड़ी गलती मैंने जो देखी है उर्दू के पेपर में भी और इंग्लिश के पेपर में भी, वो क्या गलती है कि आप याद रखना, पंक्चुएशन मार्क्स, 2 पंक्चुएशन मार्क्स कभी भी इकट्ठे नहीं किए जाते। 2 पंक्चुएशन मार्क्स मेरा नहीं है, सारा दिल का है। 2 पंक्चुएशन मार्क्स कभी भी इकट्ठे नहीं किए जाते। बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग देंगे, कॉलन लिख के आगे हाइफन डाल देंगे, और उर्दू वाला हाइफन। इंग्लिश में ये इसको जर्क नहीं दिया जाता। इंग्लिश में अगर हो तो ऐसे हो, लेकिन ऐसे भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये याद रखना। ये कोई तरीका नहीं है कि 2 पंक्चुएशन मार्क्स आपने इकट्ठे फरमा दिए। समझ आ रही है? ये नहीं करना, उर्दू में भी नहीं करना। सो क्रॉस उर्दू में करेंगे ये भी गलत है। या तो आप कॉलन यूज करेंगे या आप हाइफन यूज करेंगे। इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है।
कॉलन आप तब यूज करते हैं जब कोई रेफरेंस देना हो। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कायदे आजम सेड, तो सेड के बाद आप बिना स्पेस दिए ये कॉलन लिखेंगे, स्पेस देंगे और जो बात उन्होंने मिन व अन कही है उसको कोट करेंगे, उसका हवाला देंगे, उसको साइट करेंगे, CITE, उसका रेफरेंस देंगे। आप डबल कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास आप इनको कहते हैं, क्योंकि मुड़े हुए होते हैं ना, उल्टे, इसलिए इनको इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। तो वहां से आप बात स्टार्ट करेंगे मिनो अन एग्जैक्ट हु बहू मौ के अल्फाज जो उनसे निकले हैं वो कहने के बाद फुल स्टॉप होगा और उसके बाद कोटेशंस को आप क्लोज कर डालेंगे। ये बात समझ आ गई? हाइफन का फंक्शन डिफरेंट है, वो बिल्कुल एक दूसरी चीज है, इसकी मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब हाइफन क्या चीज होती है? ये दो अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, दो अल्फाज को यानी कंपाउंड नाउन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन के साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन के साथ वर्ब भी हो सकता है, नाउन के साथ एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कंपाउंड, जैसे आप मिसाल के तौर पर टूथ, बाय द वे इट्स रिटन इन द मिडल, टूथब्रश, समझ आ रही है? तो ये आप लिखते हैं हाइफन। डैश जो होती है वो हाइफन से थोड़ी लंबी होती है, वो लॉन्गर पॉज देने के लिए, लंबा वक्फा देने के लिए लिखी जाती है। एंड ये हाइफेनेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, हाइफन कहाँ कहाँ भी यूज करना है। अगर आप लिखते लिखते यहाँ पे लाइन पे ये मार्जिन है आपका और अगला जो लफ्ज आप लिखने वाले हैं वो 6 लेटर्स का है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एक लफ्ज को तोड़ेंगे सिलेबल्स में। किस में तोड़ेंगे? लफ्ज है आपके पास कंप्यूटर, ये लफ्ज आपने मिसाल के तौर पर लिखना है, तो इसके कितने सिलेबल्स हुए? कंप्यूटर, 3 सिलेबल्स इसके हुए। सोतिए, ठीक है। अब ये COM आप यहां पे लिखेंगे इसलिए कि एक सिलेबल कम से कम होना चाहिए, 2 या 3 लेटर्स का। बाकी जो होगा आप इधर लिखेंगे। समझ आ रही है? कंप्यूटर ऐसे। तो ये भी हाइफेनेशन का, यानी हाइफन का एक फंक्शन होता है। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क, फुजाइया या निदाइया, ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपने? जहाँ पे जज्बात इन्वॉल्व होंगे, गुस्सा है, मोहब्बत है, मायूसी है, यास है, उम्मीद है, हैरत है, सरप्राइज है, वंडर है, अलास जैसे आप कहते हैं, आप कहते हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे के बाद आप एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, अलास, ALAS, सो आफ्टर दैट यू यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो ये इसका ताल्लुक जज्बात के साथ होता है। या दुआ देते हैं आप किसी को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, या किसी को मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। और बसा औकात येलिंग के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो चीख चिल्ला रहा है उसमें भी आप कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं सारे। मतलब ये होता है कि ऊंची आवाज में बात कही गई है, और फिर आगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी यूज कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेमाइकॉलन, सेमाइकॉलन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इसको कैसे आप यूज करेंगे? यानी ये क्लॉजेस की 2 टाइप्स होती हैं, मैंने आपको पढ़ाई है कई मरतबा, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें बार बार कॉमा आए तो जाहिर है हम जैसे नाउन का भी बार बार यूज नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन लेके आते हैं, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। तो ऐसे ही इधर जब ज़्यादा कॉमास यूज होना शुरू हो जाते हैं तो हम इस चीज़ से बचने के लिए बसा औकात क्लॉज को छोटा करने के लिए पूरे सेंटेंस को हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं होता, इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप यूज़ करते हैं। एक जगह पे आपने सख्ता किया